एकदम सरसराती हवाएं चल रही हैं। घर भी जगह जगह से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से घर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। बेटा, घर की परेशानियों को देखकर कहीं मजदूरी ही कर ले। आपने इतना पढ़ाया लिखा है, उसके बाद अब मैं किसी फैक्ट्री में जाकर लग जाऊं, वो भी चंद पैसों के लिए, तो क्या फायदा माँ इतनी पढ़ाई करने का। अमित ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दूरी पर चलते ही उसे एक सुरेश नाम का व्यक्ति मिलता है। अरे अमित, कहाँ जा रहा है भाई? तू कम से कम जैकेट तो पहन ले, कितनी ठंड हो रही है। एक सिंगल स्वेटर में तुझे ठंड नहीं लग रही? जैकेट है ही नहीं तो तू जानता ही है कितनी परेशानी चल रही है। कैसी बात कर रहा है? तुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली? अरे शहर में दुनिया भर की नौकरियां भरी पड़ी हैं और तू यहाँ बैठा है। मगर तुम्हारी कोई जान पहचान है तो मुझे शहर में नौकरी पर लगवा दो, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे क्यों नहीं, वहाँ तनख्वाह के साथ रहना सहना भी मिलेगा और खाना पीना की चिंता मत कर। अपने घर जा और अपने कुछ कपड़े पैक कर ले, कल सुबह की बस से मैं तुझे शहर लेकर चलूंगा। अमित बहुत खुश होता है और वापस घर लौट आता है। माँ, शहर जाकर मैं तुम लोगों को पैसे भिजवाता रहूंगा, फिर हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पर। अमित अगले दिन नौकरी के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद से ही सुलेखा काम छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में राशन भी नहीं होता। मेरी मालकिन और उसका पूरा परिवार विदेश चले गए हैं यहाँ से। अब मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी होगी। आछू आछू। लेकिन माँ जी, आपको तो सर्दी लगी हुई है, आप काम कैसे करोगी? आप काम मत करो, मैं काम ढूंढ लेती हूँ। बहू, तुझे बाहर के बारे में कुछ नहीं पता, तू बाहर काम कैसे करेगी? घर की परेशानियों को समझकर अमित जी शहर में नौकरी करने गए हैं। यहाँ मेरा बेटा राजू बीमार पड़ा है और अब आपकी भी तबीयत खराब हो गई है। इस समय मैं नहीं नौकरी करूँगी तो कौन करेगा? और फिर वक्त के साथ इंसान सब समझ जाता है। सेजल ऐसा सोचकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो यहाँ से वहाँ ठंड में एक स्वेटर पहनकर काम ढूंढती है। चलते चलते ठंड के मारे उसका पूरा शरीर कपकपाने लगता है। तभी उसे एक कंपनी के बाहर हीटर चलता हुआ नजर आता है। वो उसके पास अपनी ठंड दूर करने के लिए थोड़ी देर खड़ी हो जाती है। तभी उस कंपनी का मालिक आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों खड़ी हो? चले जाओ यहाँ से। साहब, बस 2 मिनट और रुक जाने दीजिए, मेरी बहुत हालत खराब है। सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, कहीं काम नहीं मिल रहा। हाथ पैर पूरी तरह ठंड से सुन हो गए हैं। सेजल के ऐसा कहने पर शेखर 2 मिनट रुक जाता है और उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात, तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ एक औरत की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। लेकिन कान खोल कर सुन लेना, तनख्वाह तुम्हें महीने के एंड में ही मिलेगी, महीने के बीच में पैसों का नाम मत लेना। सेजल के लिए ना कहने से अच्छा कुछ होना बेहतर था, जिसके चलते वो शेखर के पास काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक हीटर की फैक्ट्री थी जहाँ बहुत सारे हीटर बना करते थे। वहीं दूसरी तरफ शेखर बहुत ज्यादा सख्त था। अरे यहाँ क्या खड़े होने के लिए आई हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना निकाल दूंगा तुम्हें कल से। सेजल फौरन जल्दी काम करने लगती है। वो जब वापस घर लौटती है तो सुलेखा को शेखर के बर्ताव के बारे में बताती है। माँ जी, मेरा मालिक बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत काम करवाता है, 1 मिनट भी बैठने नहीं देता। यही तो मैं तुझे समझा रही थी बहू, तू चाहे तो ये सब छोड़ दे। तभी सेजल अपने बेटे राजू को ठंड से कपकपाते हुए देखती है। भरी सर्दी में हमारे पास ना ही एक हीटर है और ना ही एक कंबल। जरा देखो माँ, राजू किस तरह ठंड से कपकपा रहा है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। सेजल नौकरी करती रहती है तो वहीं सुलेखा भी अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते वो वापस घर लौट आती है। अच्छू अच्छू। दादी दादी, भूख लग रही है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। न तो घर में राशन का एक दाना था और ना ही राजू को ओढ़ाने के लिए कंबल, जिसके चलते सुलेखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं खुद ही कंबल बनाकर अपने पोते को उड़ा देती। सुलेखा ऐसा सोचकर अपने हाथों की तरफ देखती है। उसने अपने हाथ में एक सोने का कड़ा पहना होता है, जो उसके पति की आखिरी निशानी। अजी, मुझे माफ कर देना, आपकी आखिरी निशानी भी अब मुझे बेचनी पड़ेगी। सुलेखा सोने के कड़े को बेचकर एक कंबल खरीद कर लाती है और साथ में घर का राशन भी डलवा देती है। कंबल की गर्माहट से राजू को बहुत आराम मिलता है।
लेकिन अब उसके पास कुछ पैसे थे जिसके चलते सुलेखा कंबल बनाने का सामान अपने घर पर लेकर आती। सुई, धागा, कपड़ा सब कुछ ले आई हूँ। अब मैं खुद का ही काम करना शुरू करूँगी। सुलेखा बहुत मेहनत से कुछ ही देर में एक कंबल बनाकर तैयार कर लेती, जो कि बहुत गर्म होता है। वहीं दूसरी तरफ सेजल काम पर से वापस लौट आती, जिसके बाद सुलेखा उसे सब कुछ बताती। पिताजी की आखिरी निशानी आपने कभी भी अपने आप से दूर नहीं की थी, और आज आपने उसे भी बेच दिया। गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। गरीबी हमसे कुछ भी करवा देती है। अब मैं खुद का काम करूँगी और पैसे कमाऊँगी। आज मुझे भी मेरी तनख्वाह मिल गई है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ पैसों से हीटर बनाने का सामान ले आऊँ। अभी सीज़न चल रहा है, हीटर और कंबल दोनों अच्छे से बिक जाएंगे। हीटर की फैक्ट्री में काम कर करके मैंने हीटर बनाना सीख लिया है माँ जी। सेजल अपनी तनख्वाह में से हीटर बनाने का सामान खरीद लाती। वो हीटर बनाकर तैयार करती है और अपनी सास को दिखाती है। उसकी गर्माहट देखकर सुलेखा बहुत खुश होती है। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा काम सीख लिया। तो इस प्रकार दोनों सास बहू रात भर ठंड में कंबल और हीटर बनाती हैं और अगले ही दिन वो उन्हें बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाती हैं। बाजार के दामों से दोनों सास बहू थोड़े कम दाम करके हीटर और कंबल बेचती हैं। देखते ही देखते उनके पास धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और सभी लोग उनसे गर्म कंबल और हीटर खरीदने लगते हैं। क्या बात है, बहुत गर्म कंबल है ये, और ये हीटर तो और भी ज्यादा लाजवाब है। इस बार सर्दी तो आराम से निकल जाएगी, वो भी सस्ते में। हाँ बहन जी, क्यों नहीं। अपने आसपास के पड़ोस वालों को भी हमारे बारे में बताना, सस्ते दामों पर अच्छा सामान लेकर जाना। तो इस प्रकार दोनों सास बहू के हीटर और कंबल बिकने लगते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं, जिसके चलते अब उनके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। माँ जी, कितने दिनों बाद हम भर पेट भर कर गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं, वो भी हीटर और कंबल के अंदर बैठकर, जैसे हम लोग खाते हैं। सही कहो बहू, बस अब मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। पता नहीं कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है। सर्दी में अपना ध्यान भी रख रहा है या नहीं। सुलेखा इतना कहती ही है कि घर के दरवाजे से उसका बेटा घर के अंदर आता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। तू आ गया? कहाँ था तू इतने दिनों से? तुझे अपने परिवार की जरा भी याद नहीं आई, और तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। हर जगह से तेरे कपड़े फटे हुए हैं। अब तो मैं क्या बताऊं माँ, शहर में जाने के बाद हम लोगों को कुछ आदमियों के पास भेज दिया गया। वहाँ हमसे जानवरों के जैसा काम करवाया करते थे और फिर एक काल कोठरी में डाल दिया करते थे, जहाँ बहुत ठंड लगती थी। खाने के नाम पर सिर्फ एक कटोरी दलिया मिला करता था। माँ, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकला हूँ मैं। ये सुनते ही सेजल और सुलेखा दोनों को बहुत